ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप और इसका हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे भारत का भौगोलिक वितरण और इसका हम लोग पहला वितरण देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सेकंड वाला उत्तरी मैदान। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी मैदान यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर एवं चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। इसका निर्माण हिमालय के गिरिपाद में स्थित द्रोणी में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। यह क्षेत्र उपजाऊ मृदा, पर्याप्त जल एवं जलवायु के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए यह भारत का सघन बसा क्षेत्र में आता है। उत्तरी मैदान जो है बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। ये जो उत्तरी मैदान है ये हिमालय के गिरिपाद में बना है, ठीक है। उस हिमालय का निचला भाग में बना है जहाँ पर द्रोणी पाया जाता था, ठीक है। एक द्रोणी मतलब कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। जब भारत का निर्माण हो रहा था उस समय हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और वो गड्ढा के ऊपर, वो द्रोणी के ऊपर ये जो उत्तरी मैदान है बना है, ठीक है। और ये कैसे बना? तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। हिमालय से निकलने वाली ये 3 नदी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से, और प्रायद्वीप की जो नदी है जो उत्तर की ओर बहती है उसके जलोढ़ निक्षेप से बना है उत्तर का विशाल मैदान। और यह क्षेत्र कैसा है? तो बहुत उपजाऊ है। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर पर्याप्त जल है, मतलब जल का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है और यहाँ का जलवायु भी बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर सघन बसा क्षेत्र पाया जाता है। मतलब भारत का जितना भी अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो हम लोग इसी क्षेत्र में पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मृदा है, पर्याप्त जल है और जलवायु भी उपयुक्त है। ये जो उत्तर का मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों से बना है। सिंधु और उसकी सहायक नदी से क्या बना है? तो पंजाब का मैदान। तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन नदियों से बना है पंजाब का मैदान। आगे देखेंगे गंगा का मैदान। घग्गर से तीस्ता नदी के बीच विस्तृत है। घग्गर नदी से तीस्ता नदी के बीच गंगा का मैदान विस्तृत है और ये किससे बना है? तो गंगा और उसके सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बना है गंगा का मैदान। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका अधिकांश भाग असम राज्य में है। कहाँ पर है इसका अधिकांश विस्तार? तो असम राज्य में है। और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी से
बना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये माजुली द्वीप है। ठीक है, और इसके दोनों किनारे आप लोग देख सकते हैं, ये नदी है। ठीक है, ये नदी है और बीच में ये माजुली द्वीप है। तो ये जो माजुली द्वीप है किससे बना है, कौन सा नदी से? तो ब्रह्मपुत्र नदी से कटकर बना है। तो उत्तरी मैदान को हम लोग 3 भाग में बांटे और उसको हम लोग देखे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोआब, ये कुछ टर्म है, इसको याद रखना है। ठीक, पहला है दोआब। तो दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच का भाग होता है दोआब। और दोआब हम लोग को किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो ये भी उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये येलो कलर से किया गया है, ये ब्लू कलर से, इस तरह से ये बैंगनी कलर से। तो हम लोग देखेंगे ये सब है जो है ये दोआब है। ठीक है, दो नदी के बीच का भाग। इस साइड जैसे देख सकते हैं ये है सिंधु नदी और ये है झेलम नदी, दोनों के बीच का ये है दोआब क्षेत्र। और इसको सिंधु झेलम दोआब कहा जाता है। ठीक है, और मतलब दोनों का आधा आधा नाम से इसका नाम रखा जाता है। फिर ये भी दोआब क्षेत्र है। तो किसका दोआब है? तो झेलम और चेनाब के बीच का दोआब। ठीक है, तो ये भी दोआब क्षेत्र है, ये भी दोआब क्षेत्र है, उस तरह से ये भी दोआब क्षेत्र है। आगे हम लोग देखेंगे गिरिपाद, पहाड़ या पर्वत के नीचे वाला भाग। पहाड़ का जो निचला वाला भाग है उसको गिरिपाद कहा जाता है। तो चलिए उसको भी हम लोग चित्र द्वारा समझेंगे। यह है हिमालय पर्वत और इसका यह है निचला वाला भाग, इसको कहते हैं गिरिपाद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाबर। नदियां जब हिमालय पर्वत से नीचे उतरती है तो शिवालिक के ढाल में, किसके ढाल में? तो शिवालिक श्रेणी के ढाल में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में कंकड़ पत्थर को जमा करती है। उसे भाबर का मैदान कहा जाता है। यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तो चलिए इसको भी हम लोग चित्र द्वारा समझेंगे। हिमालय से जब नीचे उतरती है नदी तो गिरिपाद में इस तरह से बड़ा बड़ा पत्थर को ये जमा करती है। ठीक है, क्योंकि जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो उसका जो गति है वो तीव्र रहता है और तीव्र बहाव रहने के कारण वो अधिक बड़ा पत्थर को वो अपने साथ बहा के लेके आता है। ठीक है, लेकिन जब वो नीचे उतरता है और मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है तो उसका जो ढोने का क्षमता है, उसका जो बहाव का ये है गति है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से वो बड़ा बड़ा पत्थर को वो आगे ढो नहीं पाता है और वो गिरिपाद में इस तरह से जमा कर देता है। और ये जो
क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे 8 से 16 किलोमीटर लगभग बताया गया है। इतना बड़ा क्षेत्र में ये भाबर प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है कि यहाँ नदी बहता है, लेकिन यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर होने के कारण नदी दिखाई नहीं देता है, अंदर अंदर बहता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे तराई। भाबर के बाद ही तराई प्रदेश आता है। किसके बाद आता है? तो भाबर के बाद ही तराई प्रदेश आता है। यहाँ नदी पुनः दिखने लगता है। यह क्षेत्र दलदली एवं नम रहता है। चलिए इसको भी देखते हैं। भाबर के जस्ट बाद आया तराई प्रदेश। ठीक है, जब पहाड़ से नीचे उतरता है तो सबसे पहले मिलता है भाबर प्रदेश, इसके बाद तराई। तो तराई में नदी पुनः दिखने लगता है। और ये जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, ये दलदली वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि उसके जस्ट पहले क्या होता है कि बड़ा पत्थर यहाँ जमा हो जाता है। तो नदी के द्वारा जो महीन कंकड़ पत्थर जो आता है, मतलब मृदा का कण या मिट्टी का कण जो आता है, वो तराई क्षेत्र में जमा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी दलदली और नम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी क्या हम लोग देखें कि नदी पुनः दिखने लगता है। जो नदी भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाता है या दिखाई नहीं देता है, वो नदी पुनः तराई क्षेत्र में दिखने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे भांगर, या इसको बांगर भी कहा जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है। ठीक है, कहीं आपको भांगर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं बांगर। तो इसको पुराना जलोढ़ मिट्टी को ही भांगर कहा जाता है। खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यहाँ बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता है तथा यह काफ़ी उपजाऊ भी होता है। ये नदी है। ठीक है, ये एक ही फिगर में हम लोग समझेंगे, ये है नदी। ठीक है, और नदी का ये दोनों किनारा है, इस साइड का किनारा और नदी का इस साइड का किनारा। ठीक, नदी के किनारे में, जस्ट किनारे में जो भाग है उसको खादर बोलते हैं, और जो नदी से थोड़ा दूर है उसको बांगर कहते हैं। बांगर जो है या भांगर बोलिए, ये पुराना जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और खादर जो है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ का पानी आता है, और इस कारण से ये क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ है। याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और ये बहुत उपजाऊ है। खाद से याद रखना खादर। ठीक है, तो हम लोग आज बहुत सारा देख लिए हैं, बहुत सारा इसमें टर्म है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है। यहाँ जैसे भाबर है, यहाँ भांगर है, थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन आप लोग को मिक्स नहीं करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।